सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्तर पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि बकरी ग्रह कैसे फल देते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि आतुरकाल कब होता है। तो आतुरकाल के लिए हम लोग प्रश्न कुंडली से कैसे देखें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एवं बकरी ग्रह कैसे फल देते हैं, यह नियम प्रश्न कुंडली एवं लग्न कुंडली दोनों पर ही एक प्रकार से प्रभावी होते हैं। समूह में लिखा गया है, यही कुंडली समूह में शेयर की गई थी कि इस कुंडली में कई ग्रह बकरी हैं। देवगुरु बृहस्पति भी बकरी है, शनिदेव बकरी है, बुध देव बकरी है, मंगल देव बकरी है। चार चार ग्रह कुंडली में बकरी हैं। तो जब कुंडली में इतने सारे ग्रह, अब बकरी कितने ग्रह होते हैं? मैक्सिमम 5 ग्रह बकरी हो सकते हैं। 5 ही ग्रह बकरी हो सकते हैं ना। राहु केतु तो कॉमन है, वह तो सदैव बकरी होते हैं, रहते हैं, चलते हैं। तो कॉमन हो गया, सामान्य सी बात हो गई। उन दोनों को छोड़ दिया गया। फिर शेष 7 ग्रह होते हैं। 7 में सूर्य एवं चंद्रमा कभी बकरी होते ही नहीं, वे सदैव सामान्य गति से चलते हैं। तो फिर बच गया 5 ग्रह। 5 ग्रह में जब 4 ग्रह बकरी ही हैं, एक शुक्र देव ही मार्गी है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे फलादेश करें? तो बकरी ग्रह के फलादेश के नियम कैसे होते हैं, हम सबों को उस प्रकार से समझ लेना चाहिए। और सभी ग्रह अपने अपने गुण धर्मों के अलावा पर अलग अलग प्रकार से फल दे सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिए हैं, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि वीडियो लंबी होती है तो हम आज की कक्षा की वीडियो के 2 भाग कर देंगे। बकरी ग्रह का फल क्या होता है, यह अलग वीडियो होगी प्रथम, और आतुल का कब होता है प्रश्न कुंडली से, इसकी दूसरी वीडियो बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बकरी ग्रह कैसे फल देते हैं। तो जन्म के समय यहाँ पर देखा जाए एक एक सूत्र, कई सूत्र इसमें बनते हैं। एक सूत्र नहीं है, कई सूत्र होते हैं। जन्म के समय कोई ग्रह बकरी होते हैं तो उस व्यक्ति में, पहला नियम, जन्म के समय यदि कोई ग्रह बकरी है तो उस व्यक्ति में उस ग्रह से संबंधित गुण ज्यादा पाए जाते हैं। उस ग्रह से संबंधित गुण ज्यादा पाए जाएंगे, यह निश्चित नियम है। अब ये नहीं कि निश्चित रूप से पाए ही जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि ग्रहगण का अंशात्मक मान कितना है। अब देवगुरु बृहस्पति 28 अंशों के हैं, शनि 9 अंशों के हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अंशात्मक मान से कमजोर हो गए। मंगल देव 18 अंशों के हैं, पूर्ण युवावस्था में है। मंगल, शनि देव तो युवावस्था में नहीं है, यह सम राशि में है, यह वृद्धावस्था में है। मंगल देव विषम राशि में है और 18 अंशों के आसपास में है, तब तो यह युवा हो गए। बुध देव की बात की जाए, यह सम राशि में है और 2 अंशों के हैं, तब तो यह मृतावस्था में हो गए। तो किसके गुण अधिक पाए जाएंगे? अगर एक से अधिक ग्रह यदि बकरी हो तो यह नियम हम लोग किस प्रकार लगाएंगे? जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा उसी का गुण ज्यादा पाया जाएगा ना जी। पहला नियम। दूसरा, पहला नियम यह बना कि जो ग्रह जन्म के समय में, यानी कि जन्म के समय में जो ग्रह वक्री होते हैं उनके गुण धर्म व्यक्ति में ज्यादा
पाए जाते हैं। यह पहला नियम। इस नियम के आधार पर इस व्यक्ति में मंगल के गुण कुछ ज्यादा ही पाए जाएंगे, क्योंकि मंगल एक तो पुरुष ग्रह है, पुरुष राशि में भी बैठा है। दूसरा, मंगल अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा है। तीसरा, दशम भाव में है मंगल, दिग्बली स्थिति में है, यह भी है। तीसरा हो गया। चौथा, लग्न का अंशात्मक मान 14 है, मंगल का अंशात्मक मान 18 है, लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में है, इसलिए और थोड़ा ज्यादा। इन सभी चीजों को हम सबको समझना चाहिए। अब दूसरा सूत्र क्या बनता है? हालांकि पाए जाते हैं। दूसरा सूत्र, यदि जन्म के समय यदि कोई ग्रह बकरी है, जन्म के समय यदि कोई बकरी है, अब यहीं पे देखा जाए जन्म के समय में यहाँ पर बुधदेव बकरी हैं, 2 अंशों के हैं, तो यह या तो इसी राशि से बकरी हुए होंगे। अब हाल फिलहाल में जेमिनी राशि में प्रवेश किए बकरी हो गए होंगे, या यह भी हो सकता है कि जन्म के समय से पूर्व ही बुधदेव सिंह राशि में आ गए होंगे और फिर बकरी होकर के फिर पिछले राशि में चले गए होंगे। तो यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में बकरी है, तो यदि यह संभव हो सके, ज्ञान हो सके, हम जांच सके, समझ सके कि यह जो ग्रहगण बकरी हैं, तो क्या जन्म के समय उसी राशि में होकर के वह बकरी हो गए, या अगली राशि में जा करके बकरी होकर के पुनः इस राशि में आए हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं यह कोई 1-2 वाक्यों की बात नहीं है, यह समझने की बात है, यह कई वाक्यों में लिखा जा सकता है। यदि इसी कुंडली में बुधदेव अगर सिंह राशि में आकर बकरी हो गए हैं और यह कर्क राशि में आ गए हैं, तो इस व्यक्ति के लिए बुधदेव पंचम भाव का फल बिल्कुल नहीं देंगे। यह जब देंगे तो चौथे भाव का फल देंगे। यहाँ अगर इस राशि से, अगर सिंह राशि से बकरी होकर के कर्क राशि में आए हैं, तो यहाँ का फल देंगे छठवें भाव। हाँ, छठे भाव का। अभी वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति बकरी चल रहे हैं, अभी मार्गी नहीं हुए है ना? कि मार्गी हो गए? नहीं हुए अभी मार्गी नहीं हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए थे, फिर उसके बाद में बकरी हुए हैं, और बकरी होकर के तब फिर यह मिथुन राशि में आए हैं। तो अभी जिस जातक का जन्म होगा, यूं माना जाएगा कि उनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे, उच्च के जैसे फल देने वाले हैं, यानी कर्क राशि का फल दे रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति के लिए यदि अभी आज के तारीख में किसी का जन्म होता है, देवगुरु बृहस्पति बकरी है, मिथुन राशि में है, तो यहाँ का फल देंगे। ने बुला के दिया अंगना में, तो उसके लिए उच्च के जैसा फल देंगे। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जन्म के समय यदि कोई ग्रह बकरी है, तो वह ग्रह उस राशि का फल देते हैं जिस राशि से वह बकरी होते हैं, वर्तमान की राशि का फल नहीं देते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि मंगल कर्क राशि में स्थित होकर बकरी हो गया हो और चलते चलते वह मिथुन राशि में आ जाए, कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था, मंगल देव बकरी हो गए थे कर्क राशि में आकर के, अपने नीच की राशि में आकर के बकरी हो गए थे और वह मिथुन राशि में आ गए थे, और उस समय यदि किसी जातक का जन्म हुआ तो मंगल देव उसके लिए मिथुन राशि का फल न देकर
नीच राशि का क्या है ना है। ठीक है, चलिए, या दूसरा सूत्र भी समझ गए? जी जी गुरुजी, यहाँ पर एक चीज पूछना था कि गुरुदेव जैसे यहाँ पर उच्च एक मिनट हम आपको रोकेंगे। इसके अगला शब्द जो मैं बोल रहा हूं वह शब्द वाक्य सुन लेने के बाद में यदि आपके प्रश्न रह जाएं तो आप प्रश्न अवश्य करें, क्योंकि यह जो नियम बोला दूसरा वह लंबा था, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। वे सभी नियम, यह सामान्य नियम है। यह कौन सा नियम है? सामान्य नियम। सामान्य नियम है जो सभी ग्रहों पर लागू होता है, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, यह सभी के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? सभी के लिए हो गया। परंतु अपवाद है किसका? तो देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अपवाद है। केवल देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर जिस राशि में होते हैं उस राशि के फल ज्यादा देते हैं। अपने कर्क राशि का भी फल देते हैं, हल्का फुल्का देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को अपवाद में रखा गया है। तो अब देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर के मिथुन राशि में है, तो जन्म के समय यदि किसी, अभी वर्तमान में जो अभी हमने कुछ क्षण जो पहले कहा था वह बातें सभी ग्रहों पर लागू होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति पर यह नियम उतना लागू नहीं होता है। तो अब इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बकरी हैं, तो यदि अब इसी राशि से बकरी होकर के यहाँ पर आ गए, मीन राशि से भी बकरी होकर के यहाँ पर आ गए, तो यह अब इसी राशि का फल देंगे, मीन राशि का फल नहीं देंगे। जहां पर अवस्थित है वहां का फल देंगे देवगुरु बृहस्पति। इसलिए अब देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने से एक भाव आगे या एक भाव पीछे का सवाल खत्म हो जाता है। शेष सभी ग्रहों पर यह प्रश्न लागू हो जाता है। अब यह बातें स्पष्ट हो गई? जी जी जी। अब आप बोले यदि कि हाँ कोई इस व्यक्ति का प्रश्न था, हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, हम नहीं देख पाए हैं, तो कृपया प्रश्न अपने रखें। मैं यही बोल रही थी कि जैसे गुरुदेव यहाँ पर उच्च के होकर के नीच के हो जाएंगे, तो फिर वो नीच का फल देंगे मिथुन में जाकर के कि नीच के मिथुन में नीच के कैसे हो गए? नहीं, कर्क में जैसे उच्च के हुए, यहाँ पे फिर वक्री हुए, तो नीच का फल देंगे। फिर ये होकर के जब मिथुन में जा रहे हैं नहीं, हाँ नहीं ना, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बकरी हो गए, तो अभी हमने कहा कि अपवाद केवल देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर जिस राशि में होते हैं उसी राशि के फल दे देते हैं। तो मिथुन राशि में तो ये नीच के नहीं होते। जी जी जी। हाँ, यह कुछ दिनों तक जब यह कर्क राशि में जब थे और बकरी हो गए थे कुछ दिनों के लिए, उस समय इन्होंने नीच राशि का फल दिया, और ज्यों ही यह मिथुन राशि में प्रवेश कर गए तो इनका यह दोष समाप्त हो गया। अब पुनः जब आगे आएंगे तो मार्गी होकर के आएंगे, तो मार्गी होकर के आएंगे तो और ज्यादा यह फल देंगे कर्क राशि के लिए। जी, जितने ही रहेंगे बहुत अच्छा फल देंगे। बातें स्पष्ट हो गई? जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने क्या नोट किया कि जो पूर्व में हम लोगों ने दूसरा नियम पढ़ा वह सभी ग्रहों पर लागू होता है, यह सामान्य नियम है, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जो हमें बतलाया सुझाया, बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो अनबुझ हैं, अनकहे हैं। हमने कुछ सूत्र ऐसे भी हम कक्षा में उपयोग कर लेते हैं, बोल देते हैं, आप लोग अपने कुंडली पर भी लगाते हैं और वह उसमें सत्यता पाते हैं। तो कुछ सूत्र हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हमने सुना उन सूत्रों का उपयोग हम कर लेते हैं। तो जब हम गुरुजनों के द्वारा सुझाए गए सूत्रों का उपयोग करते हैं तो हम गुरुजनों का नाम जरूर लेते हैं कि हमारे बाबा जी ऐसे कहते थे, या हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा है, या किसी पुस्तक से हमने पढ़ा होता है तो हम पुस्तक की बात करते हैं कि हम फलित शास्त्रों में पुराने पुस्तक में हमने पढ़ा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कल की ही कक्षा की बात ली जाए
कि जब कक्षा चल रही थी ग्रहों के मृत्यु अंश पर, मृत्यु भाग पर, तो हमने जातक पारिजात पुस्तक का नाम लिया। तो जातक पारिजात पुस्तक के पन्नों को भी हम लोगों ने आपस में देखा और चर्चा किया, क्योंकि कक्षा अलग विषय वस्तु है। कक्षा में सत्यता होती है, पुस्तक के सहारे क्लास चलती है। पुस्तक और अनुभव दोनों के सहारे क्लास चलती है कि केवल अनुभव के सहारे चलता है? दोनों के साथ चलती है गुरुजी। और हमारे गुरुजनों ने यह कहा है कि कभी भी कहीं भी कुछ बोलो, यदि स्मरण में पुस्तक का नाम है तो पुस्तक का नाम जरूर लो। यदि तुम पुस्तक का नाम नहीं लेते हो तो और उसी पुस्तक से तुमने ज्ञान अर्जन किया, पढ़ा और ज्ञानवान हुए, या उसके सहारे तुम्हारा मान मर्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें उस पुस्तक के लेखक, उस पुस्तक के टीकाकार का भी हाथ है तुम्हारे उन्नति समृद्धि में। इसलिए उन लोगों को नमन अवश्य करो या पुस्तक का नाम लो, तो ये अच्छी बात है। यदि अगर पुस्तक का नाम नहीं लेते तो तुम्हारी कृतज्ञता है, ऐसा हमारे गुरुजनों ने हमें कहा है। अब तो शायद ही कोई गुरुजन हमारे होंगे, क्योंकि अब तो पढ़ाई भी समाप्त हुए काफी वर्ष हो गए, करीब करीब 30 वर्ष से अधिक हो गए, 30-35 वर्ष हो गए। तो जिस समय हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमारे गुरुजन बहुत थे, जो 50 वर्ष से अधिक के थे, 55 वर्ष 60 वर्ष के आसपास के थे। तो अब 30 वर्ष हो गए तो 60, 30, 90, हम ऐसे कह सकते हैं ना कि उसमें से कुछ गुरुजन तो अब इस दुनिया में भी नहीं होंगे। जी। तो उन लोगों को अच्छा, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र हम लोगों ने सब, जो सामान्य नियम के बारे में हम लोग जाना, और उसके तीसरा नियम हम लोगों ने उसके अपवाद के बारे में जाना। चौथा नियम जो प्रतिदिन हम लोग चर्चा करते हैं, अगर उच्च का ग्रह बकरी हो, अगर उच्च ग्रह वक्री हो तो नीच के जैसे फल देता है। नीच ग्रह यदि वक्री हो तो उच्च के जैसा फल देता है। इसके लिए जगन्नाथ भसीन साहब की पुस्तक को मैंने पढ़ा था, है भी मेरे पास में। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, और भी ढेर सारे पुस्तकों में आप लोग देख सकते हैं, देखने को मिल जाए। और हम लोग इसका उपयोग फलादेश में भी करते हैं, तो वह फलादेश सामान्य होता है, ठीक ठाक रहता है। अब इस उदाहरण कुंडली में गुरुदेव तो अपवाद से आगे निकल गए, ये बकरी नहीं, मतलब कि जो है बकरी है तो बलवान हो गए, ठीक है। बकरी ग्रह सबसे पहला नियम कि बकरी ग्रह, अब पांचवा नियम यह लिख देते हैं कि वक्री ग्रह काफी बलवान होता है, काफी बलवान होता है, बलवान होता है। तभी तो राहु एवं केतु सदैव बकरी चलता है, छाया ग्रह भी है परंतु यह बकरी स्थिति है। तो कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह, सबसे बलवान, सबसे ऊर्जावान, सबसे ताकतवर ग्रह सूर्य देव, उनको भी यह ग्रहण लगा देता है, परंतु सूर्य देव राहु केतु को अस्त नहीं करते। राहु केतु को क्या अस्त दोष लगता है? नहीं लगता मुझे, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो राहु देव ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, तो बकरी है इसलिए नहीं। तो बकरी ग्रह का यह महत्व है कि नीच का बकरी ग्रह ऊंच के जैसे फल देता है, ऊंच का बकरी ग्रह नीच का फल देता है। यह तो पांचवा नियम हो गया। तो शनिदेव यहाँ नीच के नहीं है, मंगल देव नीच के नहीं है, बुध देव ना नीच के है ना ऊंच के, ना मतलब कि ये शेष तीनों ग्रह न नीच के है ना ऊंच के। तो फिर यह कैसे, इनका फलादेश कैसे होगा? तो एक नियम है, उस नियम को पहले समझ लिया जाए। अब इसको हम पांचों जो सूत्र पढ़े इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अब जो भी कक्षा करेंगे, जो भी बड़े डिटेल में हम लोग समझते हुए चलेंगे कि इस प्रकार से विषय वस्तुओं से संबंधित आगे कोई प्रश्न न बचे। तो
सामान्यतः नियम एक है कि यदि शुभ ग्रह वक्री हो तो ज्यादा शुभ फल देता है, यदि अशुभ ग्रह वक्री हो तो ज्यादा अशुभ फल देता है। यह सामान्य नियम है, क्योंकि वक्री ग्रह क्या हो जाता है, बलवान हो गया। तो यदि शुभ ग्रह बलवान हो गया तो ज्यादा शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह बलवान हो गया तो ज्यादा अशुभ फल देगा। यह सामान्य नियम हो गया। तो मंगल देव चूंकि पापग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो ये ज्यादा पाप फल देंगे। शनि देव तो खैर पापग्रह भी हैं और इस कुंडली के मुख्य पापत्व की भूमिका में भी है, तो ज्यादा पाप फल देंगे। अब बुध देव सूर्य के साथ में है तो क्रूर ग्रह हो ही गए, केंद्राधिपत्य दोष भी है। हालांकि बुध को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, बुध को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, लेकिन हल्का फल्का तो लग ही जाता है। और यह पापत्व गुण आ गया ही, मतलब कि क्रूरता वाली बातें आ गई, बलवान हो गया। तो फिर क्या होगा, बातूनी ज्यादा हो जाएगा ना, ये बल ज्यादा होगा और अपनी बातों पर ज्यादा जोर भी देगा, जल्दी मानेगा नहीं सामने वाले की बातों को, ऐसा सोचता है। लेकिन लग्न के अंशात्मक मान से काफी दूर है और मृतावस्था में है, तो उसका भी विचार कर लेना चाहिए। अब यदि कोई वक्री ग्रह, अब अगला नियम, यदि कोई वक्री ग्रह, 5 हो गया, यह छठा नियम हम लोगों ने पढ़ा, 7वां नियम, यदि कोई वक्री ग्रह किसी भी राशि में हो और वह D9 में यानी कि नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए, तो नीच के जैसे फल देगा। कैसा फल देगा, नीच के जैसे फल देगा। अब यहाँ पर मंगल देव को देखा जाए कि नौ धनु राशि में है। अभी तो हम लोगों ने पाया कि यह पाप फल देने वाला हो गया, या शनि देव पाप फलदाता हो गए, थोड़ा ज्यादा ही नुकसान करेंगे। उग्रता मंगल है तो उग्रता थोड़ा ज्यादा आ जाएगी, जो भी शनिदेव पाप फल देंगे। तो अब यहाँ पर धनु राशि में 18 अंशों के 18 अंश छठा नौमांश होता है। धनु राशि का नौमांश 1 से शुरू होता है, तो यह 6 नंबर की राशि में हो, तो न यह उच्च के है न नीच के है। अगर यह नीच के हो जाते यानी कर्क राशि में हो जाते तो क्या हो जाता, उच्च के जैसे फल देते हैं। अगर अपने उच्च नौमांश में यदि अपने उच्च की राशि में होते तो नीच के जैसा फल देते, लेकिन वह नियम लागू नहीं हो रहा, तो नियम सामान्य वाला ही रह गया। मंगल यहाँ पर थोड़ा बुरा फल देगा, मंगल यहाँ पर थोड़ा बुरा फल देगा, हालांकि ये नवमेश भी है, तो यहाँ के लिए थोड़ा अच्छा फल दे देंगे, लेकिन यहाँ के लिए थोड़े बुरे फल दे देंगे। शनि की बात करें तो शनि वृश्चिक राशि में 9 अंशों का है, तो यहाँ तीसरे नवमांश में है। तुला राशि से अगली है, तो इसमें 7 में 9 से गुना करते हैं, 7 9 63 और 3 66। यह कन्या राशि में है। शनि वृश्चिक राशि के 9 अंश के हैं, तो नवमांश में किस राशि में जाएंगे, शनि वृश्चिक राशि में, कन्या राशि में जाएंगे, कन्या राशि में जाएंगे। हम लोगों को कोई भी एक नियम याद रख लेना चाहिए, हम लोगों को कोई भी एक नियम याद रखना चाहिए। तो जल तत्व का 4 नंबर से शुरू होता है जी, तत्वों के आधार पर, तो जल तत्व का 4 नंबर से शुरू होता है, तो यहाँ 8 नंबर की राशि जल तत्व का है। तीसरा नवमांश है, 4 से शुरू हुआ, तो 4 5 6 कन्या में। यदि यह सूत्र याद नहीं है तो फिर यह जिस राशि में ग्रह है उसे पिछली राशि को देख लेंगे, कौन सी राशि है, तो यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, तो 7 गुने 9 जोड़, वर्तमान में जिस नवमांश में है उसको जोड़ लेंगे 3, तो 7 9 63 3 66। जो 66 आया 12 से भाग दे देंगे, तो 12 25 60। जो शेष बचा उसी राशि में नवमांश कुंडली में वह ग्रह होगा।
तो यह ना अपने उच्च राशि में है ना नीच राशि में, अगर यही नवमांश में अगर उच्च राशि का हो जाता तो नीच के जैसा फल देता, नवमांश में अपने नीच राशि का होता तो उच्च के जैसा फल देता, लेकिन यहाँ भी नहीं लागू नहीं हुआ। यह वर्तमान में जैसा अब हो गया कि पापग्रह ज्यादा बुरा फल देने वाला ज्यादा बुरा फल दे देगा। यही बुध की बात करें तो कर्क राशि में है, यह वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, लेकिन अब ऊंच नीच के जैसे फल नहीं, ऊंच नीच का यहाँ पर कोई फल प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा है वैसा है। यानी कि अगर बुरा फलदाता बन रहा है, लेकिन ये केंद्र भाव के स्वामी है, लेकिन खष्टेश के साथ भी है। चयन तो यह करना है कि बुरा फल देगा कि शुभ फल देगा। तो बुध के बारे में ऐसा कहा गया है कि जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह के तरह से फल दे देते हैं। तो क्रूरता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ जी। तो हम लोगों ने यह समझा कि यदि कोई वक्री ग्रह नवमांश में नीच का हो जाता है तो वह उच्च के जैसा फल देता है। अगर कोई वक्री ग्रह नवमांश में उच्च का हो जाता है तो नीच के जैसा, और नीच का आता है तो उच्च के जैसा फल देता है। यदि कोई शुभाग्रह, अब यहाँ पे शुभाग्रह बुध को भी शुभाग्रह ही कहा जाता है, यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी होकर, यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी होकर, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं और बुधदेव भी हैं, दोनों ही शुभाग्रह ही हैं नैसर्गिक रूप से, यानी कि गुरु शुक्र या बुध केंद्र भाव का स्वामी होकर वक्री हो जाता है तो उस भाव के फलों में समस्याएं आती है। अब यही कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, कोई काम करते हैं, एक अन्य व्यक्तियों के तुलना में थोड़ी ज्यादा परेशानी समस्याएं आएंगी। मंगल देव, हाँ अब बुधदेव को ही लीजिए, अब चाहे लग्न की ही बात की, बुधदेव चौथे भाव, सप्तम भाव, तो इन भावों के फलों के प्राप्ति में, इन भावों के फलों के प्राप्ति में देरी होती है। यदि कोई पापग्रह, यदि कोई पापग्रह शनि या मंगल, शनि या मंगल केंद्र भाव का स्वामी हो जाए, यानी कि चौथे, केंद्र भाव वास्तव में चौथा, सातवां, दसवां ही है मुख्य रूप से, तो यह तो क्या हो गया, यह तो त्रिकोण में भी आ जाता है ना जी। तो यदि कोई पापग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो, यानी लग्न को भी ले ले, और वक्री हो तो बड़ा शुभ फल देता है, बहुत अच्छा शुभ फल दे देता है। तो यहाँ पर शनि देव जो पापग्रह है या मंगल है, ये दोनों में कोई भी केंद्र भाव के स्वामी नहीं है। गुरुजी, हाँ जी, एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। अभी आपने कहा कि जब कोई पाप ग्रह जैसे शनि मंगल जो है केंद्र भाव का स्वामी होकर वक्री हो तो वो शुभ फल देता है, या वो मतलब वो ग्रह से अष्टम भाव में बैठा हो भले ही? हाँ जी। अब यहाँ पर आपके प्रश्न के उत्तर दो प्रकार से हो सकते हैं जी। एक तो वह जिस भाव का स्वामी है, एक वह जहां बैठा है जी। दोनों की विवेचना अलग अलग प्रकार से होगी। अभी हमने कुछ क्षण पहले कहा है, अभी हमने कुछ क्षण पहले कहा है कि यदि कोई पापग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो ज्यादा सुफल देता है। उससे भी पहले हमने कहा था कि यदि कोई शुभग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है, यदि कोई शुभग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो अपने भावों के फल के प्राप्ति में
समस्याएं देता है, यानी कि उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति में समस्याएं आती हैं जी। इसको नोट करें। दूसरा, लगे हाथ, हमने कहा कि यदि कोई पापग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो शुभता बढ़ जाती है, शुभ फल प्रदाता हो जाता है। तो वह कहाँ के लिए? तो उस भाव के लिए जी। मतलब कि जो समस्याएं हमने कही थी उसमें उस भाव के मतलब के लिए। लेकिन अब जहां वक्री ग्रह बैठते हैं तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में थोड़ा सा आगे पीछे तो करते ही रहते हैं, थोड़ा सा मतलब फल तो मिलता ही है लेकिन थोड़ा देर से कर देते हैं, और उस पर व्यक्ति बार बार चिंतन मंथन करने के बाद में तब काम करता है जी, यानी कि थोड़ा सा विलंब करवा देते हैं। अब आप लोग देखें कि आपके कुंडली में क्या यह जो प्रश्न आपने पूछा क्या वह आपके कुंडली पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो जो चर्चा हुई क्या उसमें सकारात्मक कितना % लागू हो रहा है, इस बात को भी सोचें। हाँ, लागू हो रहा है मुझे 70% लागू हो रही है बात। तो चलिए, अब हम लोग आप जो कहेंगे कह रहे हैं 70% तक किसी भी भाव से संबंधित फलादेश के लिए तो कई विषय वस्तुओं को देखा जाता है। उस भाव में केवल एक ग्रह को ही नहीं देखा जाता कि बकरी है, उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको भी समायोजन करना होता है। चाहे जिस भाव के स्वामी होकर के बैठ गए तो उस भाव से संबंधित समस्याएं का कम होना, तो क्या वह भाव शुभ दृष्ट है, पाप दृष्ट है, क्या है नहीं है, क्या भाव में तो कोई निचला ग्रह नहीं बैठा उसका ग्रह, तो इन सबों का समायोजन किया जाता है। तो फलादेश में ये 70% जो आपने कहा उसमें कुछ और वृद्धि हो सकती है। केवल एक ग्रह को आधार मानकर तो आप 100% तक नहीं पहुंच सकते ना। 100% त्रिकालदर्शी जो ऋषि मुनि होते हैं वहीं पहुंच सकते हैं। हम साधारण मनुष्य 90% तक ही पहुंच जाए, यही क्या कम है? जी गुरु जी, बहुत बड़ी बात है जी। चलिए गुरुजी, यहाँ एक और चीज बन रही है कि जैसे हमने दोनों चीजों में लिया कि केंद्र के स्वामी होकर, अब यदि हम इन्हीं दोनों चीजों को अशुभ भाव पे लेते हैं कि यदि ठीक है उसका भी बता दीजिए। हाँ, आपने अच्छा किया, क्योंकि अब हमारी आंखें बंद हो रही है और जब इस प्रकार की चर्चाएं होती है और आंखें बंद होता है तो बस हम अपने गुरुजन और अपने इष्ट देव की तरफ हमारा ध्यान होता है कि हे इष्ट देव, ये बातें जो हमने पढ़ा है हमें याद आए, या गुरुजनों ने जो मुझे ज्ञान दिया वह मेरे स्मरण में आए। तो यह एक बहुत ही अच्छा संयोग होता है। चलिए, आपने अच्छा किया कि पूछा। तो यदि कोई भी ग्रह चाहे वह शुभ ग्रह हो या पापग्रह हो, यदि 1, 5 या 9 का स्वामी है, 1, 5, 9 का स्वामी है, यदि कोई भी शुभ ग्रह हो या पापग्रह हो 1, 5, 9 का स्वामी है, वह सदैव अच्छा फल ही देता है। अब यहां पर आप कहेंगे कि बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर 9 नंबर की राशि हो जाएगी तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि हो गया और देवगुरु बृहस्पति बकरी हो गए जी। तो आप कहेंगे कि 9 मेष है। नहीं, प्राथमिकता किसकी देनी है? मूल त्रिकोण राशि की। मूल त्रिकोण राशि की प्राथमिकता देनी है। हाँ, इस भाव के लिए शुभ फलदाता हो गए, मूल त्रिकोण राशि की प्राथमिकता देनी चाहिए। परंतु ग्रह क्या नियम है कि यदि कोई ग्रह ऐसे होते, जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो जाए तो यहाँ पर 11 हो जाएगा ना जी। अगर यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर 11 हो गया। तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि कोई ग्रह त्रिकोण भाव प्रथम, 5वें, 9वें भाव का स्वामी हो और बकरी होता है तो सदैव अच्छे सुफल देते हैं। परंतु गुरुजनों का यह कहना है कि यदि वह ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें का भी स्वामी हो जाए, 6ठे, 8वें या 12वें का स्वामी हो जाए
तो यह नियम लागू नहीं होता। नहीं। कहने का नियम यह है कि यदि कोई ग्रह वक्री है, यदि कोई ग्रह बकरी है। यदि कोई ग्रह वक्री है और वह त्रिकोण भाव का भी स्वामी है, यानी कि 1, 5, 9 का स्वामी हो गया और वक्री है, तो शुभ फल देगा, परंतु उसकी कोई भी राशि 6, 8, 12 में 9 हो, यदि अगर होता है तो यह ज्यादा हानि करते हैं। यदि इनकी मूल राशि ही अगर 6, 8, 12 में हो तो ज्यादा समस्या देते हैं। तो आशा करते हैं कि ग्रह मूल राशि में ही स्थित हो तो ग्रह वक्री ग्रह यदि मूल राशि में ही स्थित हो और 6, 8, 12 में का तो हाँ, तब तो वो तो गलत ही हो गया ना। कहने का मतलब हम लोगों ने जितना पढ़ा सब एक ही नियम है कि यदि ग्रह शुभ फलदाता है और वक्री है तो वह ज्यादा शुभ फल देगा, यदि ग्रह अशुभ फलदाता है तो वह ज्यादा अशुभ फल देगा। इसका हम लोग भावेशों के आधार पर भी समझें। नौमांश से स्वभाव चयन होता है, तो नौमांश बकरी होने से उल्टे हो जाते हैं फल, या ऊंच नीच के होने से उल्टे फल हो जाते हैं। जैसे कि हमारे लड़के का कुंडली में 1 नंबर की राशि यहाँ पर है और शनिदेव बकरी है, देवगुरु बृहस्पति भी यहीं बकरी है, 9 नंबर की राशि यहाँ पर है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बकरी है और यहाँ पर 12 है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चली थी, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बीमारियां भी हुई थी कान की। तो खैर यह भाव खराब था उसका, यह पीड़ित था, तो यह कान से संबंधित बीमारियां हुई और भी हुआ, काफी हुआ। और जब महादशा अंतरदशा दोनों इनका चला तो लड़का इतना टैलेंट था कि उससे 1 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश स्टेट रैंक 3 आया था और ठीक अगले वर्ष रिजल्ट माइनस में चला गया, रैंक आगे ना काफी बढ़ के बहुत पीछे चला गया। तो क्योंकि ये अष्टमेश भी है, तो गलतियां हमने पूछी कि गलतियां क्या होगा, तो कहा बाबा कोई फर्क न पड़ता क्या हुआ। हमने जो है वो एमआर शीट पर अपने रोल नंबर ही गलत लिख दिए थे। तो आशा करते हैं कि समझ में आप सबों को आई होगी, और समय काफी हो जाने के कारण यह आतुर काल कब होता है, यह भी थोड़ी लंबी विषय वस्तु है, 2 मिनट 1 मिनट की बातें नहीं है, नहीं तो हम शुरू कर लेते। तो यह विषय वस्तु फिर रह गया। फिर जब हम लोग की तो कक्षा रोज होती है, हम लोग की कक्षा रोज होती है, फिर आगे हो जाएगी। और सोमवार के लिए अभ्यास कक्षा के लिए कोई हम लिंक, कोई वीडियो, कोई हम कुंडली शेयर नहीं करेंगे। सोमवार के दिन अभ्यास कक्षा में सभी व्यक्तियों की कुंडली, आप लोग अपना अपना कुंडली, जो फर्स्ट पृष्ठ है, जो भाव चलित वाली बात होगी, तो उस पर हम सभी अभ्यास करेंगे कि भाव चलित के अनुसार जो वर्तमान में ग्रह दशा है चल रही है, वह चलित के अनुसार से किस भाव में जा रहा है, तो किस भाव का फल दे रहा है, कैसे है, नहीं है। मतलब हम लोग भाव चलित पर एक सामूहिक चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भाव चलित से संतुष्ट अभी नहीं हुए हैं। तो जब तक हम जिस विषय वस्तु से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक वह दोबारे होना भी चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी गुरुजी। जी गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ, बोला जाए। आवाज जी। अच्छा चंदन जी, 1 मिनट। चंदन जी, आप 1 मिनट अपनी बातों को रोके, पहले बीना चावला जी की बातों को लेते हैं, उसके बाद। गुरुजी
पूछना चाहती थी, अब जो पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ये जो ग्रह बनाते हैं, जैसे शनि का हुआ केंद्र में हुआ, बकरी हो जाता है तो फिर वो क्या फल करेगा? फल देगा ना, फल तो निश्चित रूप से देगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी। महानता तो मिलेगा ही, महानता तो मिलना ही है। योग अपने फल निश्चित देते हैं, योग अपने फल निश्चित देते हैं, दिशा बदल जाती है। अगर ग्रह शुभ अवस्था में है तो अच्छे कायदों से ऊपर लेकर जाएगा, अगर ग्रहगण अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, बुरी स्थिति में है, तो बुरी स्थिति के अनुसार उसका नाम फेम आगे चला जाएगा। अच्छे हर प्रकार में व्यक्तियों के नाम तो आगे जाता ही है ना जी जी गुरुजी। तो उसी प्रकार से गलत कामों से नाम जो भी हो, कक्षा है तो कक्षा में तो हम लोग जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा सकता है हम लोग कर सकते हैं। अच्छे बुरे दो प्रकार के काम होते हैं। अगर ग्रहगण अच्छी स्थिति में है और योग बन रहा है तो बड़ी अच्छी स्थिति से हमारा नाम फेम आगे जाएगा। ग्रह योग खराब है, स्थितियां गलत फल देने वाले हैं, तो फिर हमारा नाम तो आगे जाएगा ही, क्योंकि नाम बढ़ाने वाले योग बन रहे हैं, तो बुरे कार्यों में नाम आगे बढ़ जाएगा। जी। हाँ।